गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, सब जुड़ रहे हैं, तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर दो। रिएक्ट विथ HI, प्रोडक्ट बताओ आप क्या बनेगा। प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। मोटर की आवाज आ रही है क्या आपको? डिस्टर्ब हो रहे हो? वेरी गुड। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है वो अपने को बताना है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। H प्लस होता है, I माइनस पे होता है। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? CH3, CH2I, CH3। एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3, CH2 कहाँ से आ जाएगा? दो दो चार, एक ही तो होगा ये। CH2, CH2I। 2 डिग्री हेलो एल्कीन, 1 डिग्री हेलो एल्कीन। इनमें से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका? ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, है ना? कोई बात नहीं, हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो कर लो। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अपने प्रिपरेशन देख रहे थे, प्रिपरेशन में जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज नाम से आपको मालूम है, पहले ही आपके पास में कोई हेलाइड होगा। उस हेलाइड में जो भी आपका हेलोजन है उसको जो हेलो एल्केन है उसमें जो भी हेलोजन है उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे हेलो एल्केन, किसी दूसरे हेलोजन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास आपके कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3, CH2, CH2, Cl। अगर मेरे को इसको इस Cl को हटा के यहाँ पे अगर मैं आयोडाइड लेके आ जाता हूँ, क्या लेके आ जाता हूँ? आयोडाइड। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? हेलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे मैं आयोडीन लेके आ गया, आयोडीन लेके आ गया ना। इस आयोडीन को लाने का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया। किससे? आपको क्लोरीन को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? आयोडाइड से। लेकिन इस रिएक्शन को याद रखना, इस रिएक्शन में एक स्पेशल चीज होती है कि आपको जो रिएजेंट लेना है जिसकी हेल्प से ये रिएक्शन करवाते हैं वो आपको फिक्स रखना है। जैसे सोडियम आयोडाइड है और आप यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, वैसे रिएक्शन में ड्राई ईथर का यूज करते हो आप। यहाँ पे ड्राई ईथर का मतलब कोई भी एक ईथर ले लो। ईथर मतलब हाइड्रेटेड नहीं होता होना चाहिए, जिसके अंदर वाटर का थोड़ा बहुत भी उसके अंदर अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, यानी कि ड्राई ईथर यहाँ पे एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का काम करता है। अब ये पोलर ए प्रोटिक क्या होता है, पोलर प्रोटिक क्या होता है, वो भी देख लो ध्यान से। देखो, पोलर का मतलब क्या है? जिसके अंदर थोड़ी बहुत पोलरिटी हो, ऐसा कोई भी एक कंपाउंड जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी पोलरिटी हो। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक है ए और बी।
ये दो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वही जैसे अपन ने हेलोजन का देखा था, हेलोजन क्या होता है, अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। ऐसे कैसे कोई भी दूसरे कंपाउंड होते हैं, उसमें भी अगर इसके सेंटर से एक अगर अपन प्लेन देखें, उनको मतलब डिवाइड करें बराबर बराबर डिस्टेंस पे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक एलिमेंट की तरफ आपकी मूव करी हुई रहती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं अपन पोलर कंपाउंड्स। इनको क्या बोलते हैं? पोलर, मतलब जिनके अंदर पोलरिटी हो, नेगेटिव पॉजिटिव उनके अंदर आपके पोल का जनरेशन हो चुका हो। ये पोलर जो कंपाउंड होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पोलर प्रोटिक और एक होते हैं पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है? उसके अंदर पोलर कंपाउंड होने के साथ साथ उसमें प्रोटिक मतलब उसमें प्रोटॉन होना जरूरी है। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ले लूं, जैसे HCl। HCl है जिसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव फॉर्म में हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। पोलर प्रोटिक का मतलब भी क्या है? इसके अंदर H प्लस होना जरूरी है। नेगेटिव आयन कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। लेकिन पोलर ए प्रोटिक का मतलब है इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए। जिसका अपने अच्छा सा एग्जाम्पल है ईथर। ईथर को मतलब क्या लिखते हैं? ROR, ये ईथर का फॉर्मूला होता है। आर का मतलब क्या है? यहाँ पे एल्किल चेन है, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे CH3OCH3, ये आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया। क्या इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो आपकी पार्शियल नेगेटिव का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। लेकिन ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन है क्या कहीं पे? आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इस टाइप के जो भी होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसको हाइड्रोजन मत समझना। ये हाइड्रोजन तीन जुड़े हुए हैं, ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। डायरेक्ट देखो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है। तो आप देखोगे कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके ऑपोजिट जो एलिमेंट होगा वो होगा हाइड्रोजन के अलावा कोई भी। तो इस टाइप के जो भी सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं पोलर एप्रोटिक, जिनके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव फॉर्म में नहीं रहता, और जिनमें प्रोटॉन पॉजिटिव फॉर्म में रहता है उनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक फॉर्म, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे इसका अच्छा सा एग्जांपल अपने H2O भी है, H प्लस और OH माइनस। इसका अच्छे से एग्जांपल आपके H2SO4 भी है, H2SO4। इसमें हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में होता है, SO4 2 माइनस की फॉर्म में होता है। ये चीज समझ गए आप? ये चीजें समझ गए क्या आप? ईथर होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। DMF वगैरह, THF वगैरह, ये आगे आप पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ता रहेगा। बेसिक यही चीज है कि अगर पोलर प्रोटिक होगा तो वहां पे एक नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है वो आपका फिक्स है, प्रोटॉन होना चाहिए। प्रोटॉन मतलब H प्लस। और अगर H प्लस नहीं है तो भी उसमें पोलरिटी है तो वो आपका पोलर ए प्रोटिक होगा। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज समझ गए ना आप? ये छोटी छोटी चीजें हैं इनको। ये देखो, ये वैसे यहाँ पे मैं इस रिएक्शन के अंदर इस चीज का कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं आपको, लेकिन आपको इस ये चीज मालूम होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया पोलर ए प्रोटिक। अब आपने रट लिया कि पहले पोलर ए प्रोटिक होता है, सोडियम आयोडाइड होता है, पोलर ए प्रोटिक का एग्जाम्पल अपन ईथर ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि ईथर ही क्यों होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपके जब एग्जाम होंगे तब आपके बहुत हेल्प करेगी। और CBSE वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक चीज मतलब दिमाग के अंदर कीड़ा है वो निकाल लो, अच्छे से इस चीज को ध्यान रख लो कि आपके एग्जाम 2 टर्म में होंगे। कल मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके एक वीडियो भेजा था, कल भेजा था परसों भेजा था, जो भी भेजा था, उसमें आपके फर्स्ट टर्म में जो 50% सिलेबस अपने को CBSE अपने सिलेबस देगी, अभी अभी तक उन्होंने अभी तक इसका पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं किया है। तो आप देखना कि उसमें जो 50% सिलेबस है वो सारा का सारा MCQ बेस है। MCQ बेस होगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप उसको कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप बैठे रहो जय सिया राम। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ऐसा एग्जाम में कई बार पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कुछ भी पूछ लेगा, है ना? ये छोटी छोटी चीजें आपकी। ये देखो इस टाइप की जो स्पेशल चीज बताता हूँ ना, तो आपको कभी लग रहा होगा कि सर हमारे नोट्स की ऐसी तैसी हो जाती है, तो ऐसे मत किया करो। जैसे आपका ये पेपर है, इस पेपर पे जब आप नोट्स बना रहे हो यहाँ पे, तो आप एक लाइन खींच के यहाँ पे स्पेशल चीजें लिख दिया करो उसी पेपर पे। तो यहाँ पे आपकी जो जो स्पेशल नोट होते हैं, जो नोट बना के लिख दो कि ये स्पेशल चीज है,
बाकी मीन जो आपका मैटर है वो इस पेज पे मैक्सिमम पेज पे आ जाना चाहिए। बस काले लाल पीले पेन यूज करने का कोई ज्यादा है नहीं, आप बस आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो, ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में जो भी आपका हेलोजन था उसको रिप्लेस कर देती है, तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, नाम इसका साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम है, तो आपको ये एज इट इज रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। अरे पोलर एप्रोटिक समझा दिया ना, और कितना समझाऊं, समझ में नहीं आया क्या? अरे यार इतना सिंपल तो कहां कौन समझाएगा तुमको रे? अरे किस किस को समझ में नहीं आया बताओ? मिटा दिया उसके बाद देखो सबको आ गया, मेरे को। अरे एसीटोन ले लो आप। ये कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ईथर की जगह एसीटोन नहीं ले सकते क्या? हैं? एसीटोन भी तो एक आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या है, देखो ये एसीटोन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या आपको यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के सामने क्या H+ दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसके अंदर कहीं पॉजिटिव H+ दिख रहा है? आप यहाँ पे ड्राई ईथर रखो, ड्राई ईथर की जगह एसीटोन रखो, THF रखो, काफी सारे ऐसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब H+ नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलता है। वेरी गुड, समझ गया ना। देखो बुक के अंदर आपके क्या लिखा हुआ है, ड्राई एसीटोन लिखा हुआ है, चलो इसीलिए आपने कहा सर एसीटोन होता है। देखो एसीटोन और ईथर का आपने रोल देख लिया ना, ईथर क्या होता है, ये होता है ROR, मतलब CH, इधर की तरफ कोई भी कार्बन की चेन जोड़ दो और इधर की तरफ कोई भी कार्बन की चेन जोड़ दो। अब ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच कार्बन है, इधर भी ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच कार्बन है, तो ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इधर कहीं पे भी H+ नहीं आया, चाहे तो आप ईथर लो चाहे आप एसीटोन लो, सब चलता है। ओके, कोई दिक्कत? मतलब पोलर ए प्रोटिक ध्यान रखोगे, बाकी कुछ नहीं है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें आपने हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन जो भी है उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, समझ गए। तो इस रिएक्शन को याद रखना बस, और कुछ नहीं है। अब चाहो तो एसीटोन लिख दो, और लिख दो यहाँ पे, और ईथर, और लो याद रखना एसीटोन। ओके, ये ईथर और वो एसीटोन। सेकंड जो रिएक्शन है वो आपकी है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी आपके हेलोजन एक्सचेंज का काम करते हैं। देखो हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट आती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी मान लो इसी तरह का, अगर आपके पास में कोई हेलो एल्केन है, जैसे CH3 CH2 CH2, यही Cl ही है। अब इस Cl को कन्वर्ट करके आपको कन्वर्ट किस में करना है, फ्लोराइड में। किसमें? फ्लोराइड में, CH3 CH2 CH2F, इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, जब भी आप आयोडाइड और फ्लोराइड के हेलो एल्केन बनाते हो, कोई भी हेलोजन यूज कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे नॉर्मली जो आप रिएक्टेंट यूज करोगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन वाले लोगे, क्योंकि ये आपको स्टेबल फॉर्म में मिल जाते हैं। बाकी इनकी जगह आपको दूसरे लोगे, जैसे आप फ्लोराइड वाला लेके आयोडाइड में कन्वर्ट करोगे तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत मतलब ऐसे मान लो कि रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं होती, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसलिए इस टाइप की रिएजेंट यूज नहीं लेना है आपको, रिएजेंट वो यूज लेना है जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन हो। ये नॉर्मली आपके लैब में स्टेबल फॉर्म में मिल जाते हैं। इनमें से इनको चेंज करना हो आयोडीन में तो कर सकते हो। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयोडीन के जो भी हैलाइड होते हैं, अगर यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते तो आपका HI बन जाता। क्या बन जाता? या हेलोजन का कोई आयोडाइड कोई एक्स्ट्रा बन जाता, वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनता। कल मैंने आपको बताया था
वैसे ही अगर आप नॉर्मल कंडीशन में अगर फ्लोराइड का कंपाउंड बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने डायरेक्ट तो आयोडाइड और फ्लोराइड नहीं बनाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज करके अपने को बता दिया कि हमें आयोडाइड और फ्लोराइड इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपके लिए नेम रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है याद रखने के लिए। आयोडाइड और फ्लोराइड इजीली बनते नहीं है, लेकिन इन्होंने एक स्पेशल रिएक्शंस दे दिया आपको। यहाँ पे भी आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रख सकते हो। यहाँ पे आप क्या रखोगे, जैसे मान लो सिल्वर का फ्लोराइड ले लो, मर्क्यूरी का आप फ्लोराइड ले लो, आप कोबाल्ट का फ्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो और है यहाँ पे, ठीक है। इनका अगर यूज करते हो तो आप फ्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये दोनों नेम रिएक्शन आप याद रखना बस, कि अगर आपको आयोडाइड बनाना है तो आप कौन सी नेम रिएक्शन का यूज करोगे। हाँ हाँ, SbF3 भी यूज करते हैं, चलो SbF3 भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SbF3 कोई भी यूज कर लो, सारे याद रखो तो और भी बढ़िया, नहीं याद रखो तो कम से कम एक या दो तो याद रख ही लो। हाँ, कोबाल्ट का भी फ्लोराइड होता है। वेरी गुड वेरी गुड। सबके सामने बुक पढ़ी है क्या, ये याद किया हुआ है? याद रखोगे तो बढ़िया ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखें अपन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो पढ़ी हुई सब कुछ है आपके, लेकिन आपको एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ देखा बताता जाऊंगा जो बुक्स के अंदर लिखी हुई नहीं रहती, उन रिएक्शंस को बोलते क्या है। नेक्स्ट है आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एल्केन की तो अपन ने खूब सारी देख ली, अब देखते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन तो खूब बना लिया अपन ने, अब हेलो एरीन्स देखते हैं। हेलो एरीन में सबसे पहले है आपके फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, देखो रिएक्शन बुक के अंदर सीधी सीधी लिखी हुई है, लेकिन उस रिएक्शन को समझो कि उस रिएक्शन को ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली जो रिएक्शन आती है, जैसे आपके पास में एक कंपाउंड है, आपके बुक की चीजें ही आपको बता रहा हूं जो आपको ज्यादा इधर उधर टेंशन ना करनी पड़े। आपके पास में एक कंपाउंड है जिसको अपन बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको? टोलुइन। अगर इसकी रिएक्शन अगर आप किसी भी हेलोजन से करा दो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन गैस से करा दी, आयरन जो मेटल है उसकी प्रेजेंस में, ये आपके यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है आयरन, और आपके प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे आपका कोई भी हेलोजन जुड़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप याद कर लोगे। सर कैसे पढ़ते हैं, याद है सर कैसे पढ़ते हैं मतलब? सिल्वर हैलाइड, सर स्वार्ट्ज में हम कोई भी सिल्वर हैलाइड यूज कर सकते हैं। अब सिल्वर हैलाइड कैसे यूज करोगे, मेरे को बात बताओ। आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट फ्लोराइड वाला बनाना है, तो सिल्वर का ही फ्लोराइड लेना है आपको, दूसरा हैलाइड कैसे लोगे? अब सिल्वर की जगह सिल्वर का क्लोराइड ले लोगे तो वो क्लोराइड आपके फ्लोराइड कहां से देगा, आपको लेना तो फ्लोराइड ही पड़ेगा। यहाँ पे आप सिल्वर का फ्लोराइड लोगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, मर्क्यूरी का फ्लोराइड लोगे तभी तो यहाँ से फ्लोराइड प्रोडक्ट के अंदर आएगा, यहाँ से फ्लोराइड प्रोडक्ट के अंदर आएगा। ऐसे ही आप SbF3 ले रहे हो तो फ्लोराइड है तभी तो प्रोडक्ट में फ्लोराइड आएगा। अगर इसमें फ्लोराइड की जगह मैं क्लोराइड उठा दूं तो प्रोडक्ट में फ्लोराइड आएगा कहां से? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, समझ गए। अगर आपके पास में गेहूं का आटा है तो आप बाजरे की रोटी कैसे बनाओगे, रोटी तो गेहूं की बनेगी। समझ गए? चलो, अब देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस रिएक्शन को अपन बोल दिया कि हाइड्रोकार्बन, अपन हेलोएरिन की बात कर रहे थी, आपके पास में एक हेलोएरिन है, इसको अपन ने क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा ली आयरन मेटल की प्रेजेंस में, आपके यही रिएक्शन दी हुई है, हाँ वेरी गुड, यही रिएक्शन दी हुई है। अब आयरन मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन थोड़ी डार्क कंडीशन में कराई जाती है, डार्क कंडीशन मतलब अंधेरा होना चाहिए, नहीं तो आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी। आपको मालूम है, देखो डार्क कंडीशन किस लिए ले रहे हैं कि यहाँ पे अपने को एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन करानी है, अगर यहाँ पे डार्क नहीं लेके लाइट ले लेते तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाते। कल अपन ने फ्री रेडिकल देखा था, और वो फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, प्रोडक्ट थोड़ा आपका अलग बन जाएगा, है ना। अगर इसमें एच न्यू ले लेते हैं, चलो वो भी चीज देख लो आप पहले, इसके अंदर मैं एच न्यू ले लेता हूं क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला था बताओ?
ये प्रोडक्ट मिला था, याद है? जो कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है, जो आपका फ्री पड़ा है, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। कब देखा था? क्या बोल रहा है? कैसे पढ़ते हैं? कब देखा था? क्या है विवेक, तू क्या बोल रहा है? हाँ, एच म्यू सनलाइट है, इसी को बोलते हैं सनलाइट, इसको बोलते हैं सनलाइट। एच एच न्यू के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। तो अगर लाइट की प्रेजेंस में करा होगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इसी को डार्क कंडीशन में ले लो, यहाँ पे तो आयरन मेटल को इसलिए लिया है क्योंकि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट उस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है इजीली, बहुत जल्दी कर देता है। तो अपने को ये रिएक्शन तो नहीं पढ़नी, अपने को रिएक्शन कौन सी पढ़नी है, ये वाली। ये रिएक्शन आप समझ गए, कभी ऐसा आ जाए तो प्रोडक्ट इसका डिफरेंट होगा, इसका प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, है ना? इसका डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज मैं आपको ऐसी बता चुका हूँ, ठीक है? अब ध्यान देना, इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मेन चीज ये है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, आपके पास में दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर देखो, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो आपके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होना चाहता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन चाहता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। आप समझ रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब खुद के पास में पॉजिटिव चार्ज है और वो किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहता है। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जिसको ऐसे न्यूक्लियोफिलिक को NU- से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है? उसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना चाहता है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफिलिक खुद नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, और लेकिन वो अट्रैक्शन किससे शो करती है? पॉजिटिव चार्ज वाले से। खुद कैसा है वो ध्यान रख लो बस। आपको कई बार इस चीज में कंफ्यूज होगा। न्यूक्लियोफिलिक में आप एक वर्ड देखते हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे आप देखते हो कि सर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर NU लिख के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख दिया। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब लव विथ न्यूक्लियस, यानी अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कौन शो करेगा? जिसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यानी कि इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जिनके पास में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और जिनके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या इसका नाम ही क्या होता है? रिप्लेस। इसको क्या बोलते हैं? यानी कि एक को रिप्लेस करके किसी दूसरे को बिठा देना। यानी कि अपने ही जैसा किसी एक को रिप्लेस कर रहा है और दूसरे को हटा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को रिप्लेस कर रहा है तीसरे को बैठा रहा है, मतलब अपने जैसा ही कोई दूसरा है उसको रिप्लेस कर रहा है। सर इसको लात मार रिएक्शन भी बोलते हैं। हाँ बोल सकते हो भाई, बोल सकते हो। आप अपना आपको जो पढ़ना है वैसे आप बोल सकते हो, ठीक है? अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हुआ क्या। ध्यान देखो, ध्यान से देखना इस चीज में कि मैं अगर इसकी टोलुइन की अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, अगर टोलुइन की मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हर एक के पास में एक एक हाइड्रोजन होता है। ये तो मालूम है ना आपको, ये तो मालूम है ना आपको, क्योंकि हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन होता है। ये तो चीज समझ गए आप कि इसमें तो किसी को दिक्कत है? ये तो दिक्कत नहीं है ना किसी को? ओके। अब आपको मालूम है ये जो ग्रुप है ये +H ग्रुप भी होता है और +I ग्रुप भी होता है। यहाँ पे ये +I की तरह बिहेव करता है। +I मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो रिंग को जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास में कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं जो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये बस यहाँ रिंग के पास इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। उनको कहां शिफ्ट कर रहा है? कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन के ऊपर थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो कार्बन क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता है।
कल अपन ने फिनॉक्साइड आयन का एग्जांपल देखा था, उसके अंदर पाई बॉन्ड का कंप्लीट फॉर्मेशन हो रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ मूव हो रही थी, हो रहा। इलेक्ट्रोफिलिक टुवर्ड अट्रैक्शन, किसके टुवर्ड? इलेक्ट्रोफिलिक आपके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो करेगा ना। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। खुद पे पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो कर रहा है, मतलब चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन के पास जाऊं। इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आएगा नहीं, वो खुद चाहता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जाऊं। ओके, अब देखो इस CH3 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ आ रही है, तो आप देखोगे कि बेंजीन रिंग का एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कहां आया? नेगेटिव चार्ज कहां आया? आप इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, देखते हैं आपको आती है कि नहीं। अब ये नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ डीलोकेलाइज होगा, इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन, मतलब इसकी टोपी उसके सर। ये नेगेटिव चार्ज आगे डीलोकेलाइज होगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज। अरे पिलो 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 कौन गरम है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बना देता हूँ, आगे बना देता हूँ। आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ साफ दिख रही है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल क्लियर दिख रही है? ओके, चलो कोई बात। अब इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज कहां कहां दिख रहा है आपको? फिक्स दिख रहा है, या तो नेगेटिव चार्ज यहां दिख रहा है। इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? अगर किसी भी रिंग की बात करूं, अगर मैं किसी भी एक रिंग की बात करूं, तो आपको मैंने 11th में बताया था कि एक रिंग के अंदर 3 पोजीशंस होती हैं। वैसे तो 4 पोजीशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे एक कोई ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप अटैच है, तो आपके जिस पोजीशन पे ग्रुप अटैच है उस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं अपन? आईपीएसओ, आईपीएसओ, ठीक है। इप्सो, आईपीएस नहीं बोलते उसको, इप्सो बोलते हैं, ठीक है। इप्सो पोजीशन से सेकंड जो पोजीशन होती है दोनों साइड में, उनको बोलते हैं अपन ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो, इनको क्या बोलते हैं? इसको भी ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे और इसको भी ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। और नेक्स्ट जो भी दोनों पोजीशन होती है उनको अपन क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे अपन मेटा पोजीशन। इसको और इसको, इन दोनों को अपन बोलेंगे मेटा, ठीक है, ये अलग है। और लास्ट जो पोजीशन जो ग्रुप के जस्ट अपोजिट होती है वो होती है आपकी पैरा पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? पैरा पोजीशन। ये सारी पोजीशंस आपको मालूम है? फुल फॉर्म के क्या? इसकी कोई इप्सो की क्या बोला, पता ही नहीं क्या बोला। इप्सो की फुल फॉर्म? अरे इप्सो एक टर्म दी हुई है बस, ज्यादा इसका यूज कहीं केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं आता। ओके, इप्सो एक टर्म दी हुई है आईयूपीएससी से, ठीक है। जो ग्रुप की जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसको इप्सो पोजीशन बोलिए, लेटिन वर्ड है वैसे, इसकी कोई फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऑर्थो वगैरह आप तो ORTHO इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, ऑर्थो पोजीशन पूरे ग्रुप के अंदर, पूरी एक 6 मेंबर्ड अगर रिंग की बात करते हैं, जिसमें ऑर्थो पोजीशन 2 होती हैं, मेटा पोजीशन भी 2 होती हैं, पैरा पोजीशन सिंगल होती है और इप्सो पोजीशन भी सिंगल होती है। ये तो समझ गए ना आप? अब इस पूरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेरे को बात बताओ, नेगेटिव चार्ज आपके कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आपका कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? और तो पैरा मेटा तो सुने हुए हैं, पर इप्सो पहली बार सुना है। पहली बार क्या सुना, अभी सुन लिया ना। ऑर्थोपेटा, पैरा, ऑर्थो, और देखो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, पैरा पोजीशन पे आ रहा है, वापस ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, यानी आपको लग रहा है कि इस पूरे ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो आपकी इन 3 पोजीशन पे मिलेगी आपको।
और क्लोरीन है, ये क्लोरीन Fe से रिएक्शन करता है डार्क पोजीशन पे, तो आपको क्लोरीन आयन देता है। कैसा क्लोरीन आयन देता है? क्लोरीन पॉजिटिव आयन देता है। कैसे देता है? क्लोरीन पॉजिटिव आयन। ये क्लोरीन नेगेटिव भी होता है, लेकिन आपके पास में इस रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो क्लोरीन के ऊपर दो टाइप के ग्रुप, दो टाइप की आयंस होते हैं, ये चार्ज होते हैं। एक क्लोरीन ये वाला, ये क्लोरीन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस क्लोरीन को जब मैंने इस तरह से ब्रेक किया, तो इस ग्रुप के साथ में पॉजिटिव वाला जुड़ेगा कि नेगेटिव वाला? मेन चीज समझाने वाली ये थी। हाँ, ऑर्थो और पैरा पे होगी, मेटा पे नहीं होगी ना। मेटा पे कहाँ है? मेटा पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो, मेटा पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। मेटा पे तो जैसा पड़ा था वैसे ही है, कभी कोई चार्ज नहीं आया मेटा पे। सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे चार्ज आया है ना, पॉजिटिव वाला। इतने तो समझ गए ना। अब होता क्या है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन है, ये खुद चला के नहीं जाता, ये ऑर्थो पोजीशन वाला अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस क्लोरीन को देता है। अब इस क्लोरीन को दे रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये क्लोरीन खुद भी जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्लोरीन क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, ऐसा समझ लो, जो आपको इजीली समझ में आएगा। थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? किसी नेगेटिव चार्ज या जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वहां पे जाएगा, और वहां पे जाके सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब खुद पॉजिटिव चार्ज वाला है किसी दूसरे पॉजिटिव वाले को निकालेगा, तभी तो जाके चिपकेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक मतलब खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो किसी दूसरी जगह जाके अगर अटैच होना चाहता है, तो वहां का कोई ना कोई एक स्पेशल पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तभी तो उसके ऊपर वहां पे जाके अटैक होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले जब रिएक्शन स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था, सारी पोजीशंस पे हाइड्रोजन होते हैं, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे H प्लस की फॉर्म में रिमूव करेगा। किस फॉर्म में रिमूव करेगा? H प्लस की फॉर्म में। यहाँ से H प्लस निकलेगा, और यहाँ से जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस HCl का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये वाला H प्लस निकलेगा, ये Cl माइनस HCl का फॉर्मेशन करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन यहाँ पे अटैक होगा। अब आप बताओ, क्लोरीन यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो आपके पास में दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? दो टाइप के। यहाँ पे बना दूं, यही भी बना देता हूं। HCl का प्रोडक्ट वैसे माइनस HCl लिख दो, HCl को इतना कोई वैल्यू नहीं है, आपको मेन प्रोडक्ट ये होते हैं। आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये वाले, ये CH3, यहाँ पे भी Cl जुड़ जाता है। एक ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। और इसको क्या बोलते हैं? पैरा क्लोरोटोलुइन। पैराक्लोरोटोलुइन और ऑर्थोक्लोरोटोलुइन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, और दोनों में कोई मेजर माइनर का लफड़ा नहीं होता। अच्छे अच्छे क्वांटिटी में दोनों मिलते हैं, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम जैसी होती है। नेगेटिव वाला क्लोरीन कहाँ गया? नेगेटिव वाला क्लोरीन इस ये जो यहाँ से H प्लस को रिप्लेस किया इस Cl प्लस ने, ये Cl प्लस यहाँ से चिपक गया, तो H प्लस को निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। जब यहाँ से H प्लस निकला, तो यहाँ H प्लस इस Cl के साथ जुड़ गया, Cl बना लेगा। ओके, तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिले। अब प्रोडक्ट सब याद कर लेते हैं कि यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कौन सा पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जरूर आ सकता है, आपके क्लोरीन प्लस या क्लोरीन माइनस, जो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो आप देखना कि क्लोरीन डेल्टा पॉजिटिव वाला, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पेपर को आप थोड़ा सिंपल ना समझें, ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं, और इनको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। आगे चलें, हटा दूं इसको। सर ए वाले केमिस्ट्री कैसे पढ़ते? क्या ए वाले? अब मेरे लिए सब एक जैसे हो, कोई ए वाले वे वाले कुछ नहीं होता। अपने आप को थोड़ा हवा में मत उड़ाओ, अभी थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन पूछूंगा तो पता पड़ जाएगा एर बीर। ओके, ये हो गया। हाँ चलो, एक चीज ये भी देख लो, क्या इनके में आयोडाइड और फ्लोराइड बना सकता हूं? वही बात, आयोडाइड और फ्लोराइड नहीं बना पाते, क्योंकि आयोडाइड वापस रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इनको बनाने के लिए दो मेथड हैं,
आपके फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। ओके, कोई भी हैलाइड को रिप्लेस करना हो तो उन दोनों रिएक्शन से कर लो। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाती है वो आ जाती है अपनी सैंडमेयर रिएक्शन बाय अमीन। ये याद रखना, बाय अमीन। अमीन्स का मतलब क्या होता है, आपके पास में कोई भी एक 6 मेंबर्ड रिंग है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, इसके ऊपर आपके NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं अमीन। क्या बोलते हैं इसको? अमीन। ये एक रिएक्शन आप याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस रिएक्शन की हेल्प से आप मैक्सिमम इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, मैक्सिमम। अरे F ज्यादा रिएक्टिव है तो अच्छा है क्या? अच्छा है, फिर रिएक्शन क्यों नहीं करते? अरे रिएक्शन तो रिएक्टिव है तो बहुत इजीली प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन आप ये भी देखो ना, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देते हैं। आप करवा सकते हो, कोई मना नहीं है, एक्सप्लोजिव होते हैं, वेरी गुड। इसलिए ये रिएक्शन थोड़ी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए इन रिएक्शंस को करवाते नहीं। ये रीजन, बाकी होने को तो हो सकता है, क्यों नहीं, इस दुनिया में सब पॉसिबल है, इस दुनिया में सब पॉसिबल है। ओके, अब देखो इस रिएक्शन को थोड़ा याद रखना। एक रिएजेंट होता है NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, जब इस रिएक्शन को करवाते हैं तो अपने को एक प्रोडक्ट मिलता है। इसकी मैकेनिज्म जब अपन आगे पढ़ेंगे, अमीन वगैरह के जो कंपाउंड पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी आपको इसकी यहाँ पे जरूरत है नहीं। यहाँ पे एक ग्रुप बनता है NH2 प्लस या NH2 ग्रुप ही बनता है, बाकी कुछ ज्यादा इतना बनता नहीं है, NH2Cl माइनस। इसको बोलते हैं डाई अजोनियम कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, डाई एजोनियम कंपाउंड। ये क्या है? डाई एजोनियम कंपाउंड। क्या है ये? डाई एजोनियम कंपाउंड। और कौन सा कंपाउंड? यहाँ पे मैं Cl को अगर डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ X लिख दूं तो मतलब सारे क्लोराइड ब्रोमाइड आ जाएंगे, आयोडाइड और फ्लोराइड अपने को यहाँ पे लेने नहीं है। आप इस रिएक्शन के अंदर अमीन से डायरेक्ट कभी कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपको अमीन को पहले डाइएजोनियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप ऊपर ये रिएक्शन लिख लो, ठीक है। HNO2 का फॉर्मेशन होता है और ये HNO2 यहाँ पे रिएक्शन करके आपके डाइएजोनियम कंपाउंड बनाता है। इसकी मैकेनिज्म अपन नेक्स्ट जब भी अमीन वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं। अब अपने इस अमीन के अंदर एक नेम रिएक्शन है जिसको अपन बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंड मेयर रिएक्शन नेम रिएक्शन है, तो जितना भी नेम रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सैंड मेयर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो अमीन ही होता है, आपको डाइएजोनियम कंपाउंड डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट डाइएजोनियम कंपाउंड का ऐसा नहीं है बना के आपने लैब के अंदर रख लिया, बहुत ज्यादा मतलब ये रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको अमीन से ही रिएक्शन करवानी पड़ती है। अमीन के अंदर पहले ये रिएक्टेंट आप रिएजेंट डालो, डाइओजेनियम बनेगा और डाइओजेनियम के आगे आप फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने डाइओजेनियम देख लिया कि डाइओजेनियम क्या होता है, ये आपने डाइओजेनियम देख लिया, ठीक है, X माइनस, ये आपके पास में एक डाइओजेनियम कंपाउंड है जी, और मतलब पूरा सर्किल बना रहा है, इसका मतलब ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड ही है। अगर यहाँ पे Cu2X2 ले लेते हो, X2 का मतलब ये फिक्स है यहाँ पे, अगर कॉपर का कोई हैलाइड लेते हो, यहाँ पे X आपके Cl भी हो सकता है, X है वो आपका Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो हैलाइड की जगह, तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे आपका कोई भी हैलाइड जुड़ जाएगा, ये हैलाइड आपका क्लोरीन भी हो सकता है, या हैलाइड आपका ब्रोमीन भी हो सकता है, या तो यहाँ पे सीधा क्लोरीन जोड़ दो या सीधा यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो। समझ रहे हो आप? ये रिएक्शन फिक्स है। इस रिएक्शन के अंदर वैसे आपने देखा होगा, मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि आप किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH जुड़ा हुआ है तो इस OH को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH की डबल बॉन्ड आ जाता है और रिंग के अंदर डीलोकलाइज होना शुरू हो जाता है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस
जो भी आपका अमीन है, उस जो भी आपका एल्कोहल है, उसको आप चाहो तो पहले अमीन में कन्वर्ट करके, डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके आप उसकी रिएक्शन करवा सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट सीएल जोड़ सकते हो, लेकिन आप फिनॉल का यूज करके आप हैलाइड बना नहीं सकते। इसलिए फिनॉल को या तो पहले अमीन में कन्वर्ट करो, फिर उसका प्रोडक्ट बनाओ। समझ रहे हो आप? फिनॉल को क्यों नहीं करते थे? क्योंकि डबल बॉन्ड का करेक्टर आता था। नाम में क्या क्लोराइड आएगा? सर क्लोराइड आएगा मतलब यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने, एक्स लिख दिया मतलब आपके क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी, हाँ क्लोराइड आएगा, आएगा तो क्लोराइड आएगा, हेलाइड आएगा तो क्लोराइड ही आएगा। कितनी रिएक्शन है? खूब सारी रिएक्शन है, पढ़ते जाओ आप, गिनो मत, पढ़ते जाओ। तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन यानी आपके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जब मैं यहाँ पे अगर मैं Cu2Cl2 ले लेता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? क्लोरोबेंजीन। क्या आपको प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और अगर मैं यहाँ पे आपके चलिए ज्यादा नीचे हो गया, समझ गए ना आप? क्लोरीन ले रहे हो तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, अगर यहाँ पे Br2 ले रहे हो तो ब्रोमोबेंजीन। इस सैंड में रिएक्शन को नेम रिएक्शन याद रखना। और यहाँ पे ये रिएक्शन इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है यहाँ से? नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस दुनिया की सबसे अच्छी लिविंग ग्रुप मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बेस्ट लिविंग ग्रुप। मतलब ये अपनी जगह छोड़ के हमेशा सब कुछ दान करने में लगी रहती है। इसको बोलते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप। समझ रहे हो आप? बेस्ट लिविंग ग्रुप का मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और गैस निकल जाती है। और गैस जब भी निकलती है तो वो आपके सिस्टम को स्टेबल करने का काम करती है। इसलिए आप कभी भी फिनॉल है, फिनॉल से अगर आपको हैलाइड बनाना है तो फिनॉल को पहले पहले अपन अमीन में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन में अगर आगे आपके अमीन वगैरह होंगे तब वहां पे सिखाऊंगा, यहाँ पे अपने को यहाँ पे जरूरत है नहीं। पहले ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर देख लेंगे, फिर सारे इंटर कन्वर्जन सारे चैप्टर एक साथ मिक्स करके किसी भी कंपाउंड को लेकर किसी भी कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो अपन को सारे के सारे मेथड मैं आपको लास्ट में जब सारे चैप्टर हो जाएंगे तो सिर्फ 2 पेपर दूंगा। उन 2 पेपर से वो 2 पेपर के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे और सारे इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हो। ओके, सैंड में रिएक्शन समझ गए आप? कोई दिक्कत? नेम रिएक्शन याद रखना। आज मैंने नेम रिएक्शन 3 बताइए आपको, फिंकलस्टीन बताइए, स्वार्ट्ज बताइए और एक सैंड में रिएक्शन बताइए। ओके, आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। इतना ही है। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछ लूं? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। पता है ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? पता है ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? गोवर्धन रिपीट, क्या रिपीट करूं? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बुक का ही क्वेश्चन है। आपके पास में एक कंपाउंड है, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं, ठीक है? इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं आपके किससे? HCl से। किससे करा रहा हूं? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक OH यहां पे है, एक OH यहां पे है, किसी एक OH को रिप्लेस करेगा Cl। सर Ki और HbF4 प्रेजेंस में सैंडमेयर होती है। अरे सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन 2-3 नाम से चलती है, सैंडमेयर रिएक्शन 2-3 नाम से चलती है। हेलो एरिन के अंदर ये वाली सैंडमेयर रिएक्शन है। ओके, बेंजोल? क्या बेंजोल? बेंजोल बेंजोल क्या बोल रहे हो? ओके, आगे
और तो फिर Cl आएगा, बेंजोल, CH2Cl, 1 डिग्री अल्कोहल, H2O बनेगा, डबल बॉन्ड फिनॉल है। वेरी गुड, ये सही आंसर दिया। आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ पे देखो, चाहे तो OH ऐसे लिखा हुआ हो तो भी इसको अपन फिनॉल ही बोलते हैं, चाहे OH ऐसे लिखा हुआ हो तो भी इसको फिनॉल ही बोलते हैं। फिनोलिक OH है ये, मतलब रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो फिनोलिक OH है ना। तो रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ वो एल्कोहलिक OH है। ये वाला कौन सा OH है, ये आपका एल्कोहलिक OH है। कौन सा, ये वाला। और ये वाला कौन सा है, ये आपका फिनोलिक OH है। कोई दिक्कत? और आप ही बता दो, फिनोलिक OH को रिप्लेस कर पाते हैं कि एल्कोहलिक OH को? एल्कोहलिक OH को बताया था, सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, इसके अंदर रेजोनेंस होके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आप Cl माइनस और H प्लस इस Cl को यहाँ से रिप्लेस कर दोगे, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2Cl। ये OH एज इट इज पड़ा रहेगा, इस OH को कोई छेड़ ही नहीं सकता। ओके सर, फिनॉल का यूज क्या होता है, बताएंगे बताएंगे। मैंने कल ही बोला था आपको, जो चीजें आपके काम की है मैं सारी बता दूंगा, फर्जी क्वेश्चन मत पूछा करो। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वाटर होगा, अरे देखो ये भी चीज देखो याद रखो, मैं देखो ये चीज एक्स्ट्रा याद रखो साथ में। बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, याद ध्यान रखो, कोई अच्छा है, लेकिन उस बाई प्रोडक्ट के चक्कर में मेन प्रोडक्ट को मत भूल जाना। आप यहाँ पे अगर H2O नहीं भी लिखोगे ना, अगर यहाँ पे H2O नहीं भी लिखोगे ना, तो भी कोई नंबर नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपने इसमें गलती कर दी और वहां पे H2O अगर लिख भी देते हो तो नंबर कट जाएंगे आपके। बाई प्रोडक्ट आपने क्या बनाया क्या नहीं बताया बनाया उसको ज्यादा ध्यान मत दो। मलाई खाओ, हाँ वेरी गुड, मलाई खाओ। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। देखो ये रिएक्शन अलग तरह से पढ़ाई थी, ये रिएक्शन अलग तरह से पढ़ाई थी, लेकिन रिएक्शन दोनों को मिक्स करके प्रोडक्ट पूछ लेता है कई बार, है ना। तो इस तरह से आप याद रखना। अब आ जाते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, हेलो एल्केन हेलो एरीन की। सर ऑर्गेनिक आएगा टर्म 1 में, देखो अभी तक पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, अभी तक CBSE ने कोई सिलेबस डाला नहीं है। लेकिन हाँ इतना मान लो कि ऑर्गेनिक में कोई थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम होता है, सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस ही होता है। इसलिए आपको बड़े बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको रिएक्शन देखने से ही मालूम पड़ जाता है। आप अपने आप से उस चीज को अगर समझते हो तो लिख सकते हो। इसके अंदर स्टेटमेंट वाइज से कभी ना तो पढ़ना चाहिए और ना ही कोई टीचर लिखवाता है। अब मैं इसके अंदर क्या लिखवाता, इसके अंदर 4 बड़ी बड़ी लाइनें लिखवाता मैं आपको, तो क्या हो जाता है उससे, कुछ नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको कैसे भी लिख सकते हो। ऑर्गेनिक ऐसी ही पढ़ी जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या आ रही है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कलर की आ रही है। क्या आती है, कलर की। अब मेरे को देख बात बताओ, आपके पास में एक हैलाइड है ये वाला मिथाइल क्लोराइड, और एक आपके पास में है CCCCCCCl ये वाला CH2। ये सारे जोड़ते रहना आप, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, थोड़े बहुत बना दो, 4-5 गिनने की जरूरत नहीं है। जो जितने भी ज्यादा आपके स्मॉल जो हेलो एल्केन या हेलो एरिन होती है, मतलब आपके बहुत छोटे होते हैं, जो स्मॉल होते हैं साइज के अंदर क्या होते हैं, बहुत स्मॉल, और जो साइज में लार्ज होते हैं या बड़े होते हैं, जो लार्ज होते हैं ये आपके कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं ये, सी ये क्या देते हैं आपको, कलर देते हैं। और ये क्या होते हैं आपके, कलर लेस। अगर आपको कोई भी दो कंपाउंड दे दे उसमें जिसकी साइज जितनी ज्यादा छोटी है, स्टेट क्या है, छोड़ो, जो जितना ज्यादा छोटा हेलाइड होगा वो कलरलेस होगा, और जिस हेलाइड के अंदर कार्बन चेन बहुत ज्यादा हो जाएगी, चाहे ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाए, कुछ भी हो जाए, जितना ज्यादा उसके अंदर बढ़ता रहे तो उसके अंदर कलर होता जाता है, उतने ज्यादा डीप होता जाता है। ठीक है ना। पॉलीमर नहीं बोलना है, पॉलीमर अलग चीज है, पॉलीमर अलग चीज है। पॉलीमर 1D 2D 3D सबके अंदर सभी तरह से पड़ी जाती है, वहां पे यहाँ पे पॉलीमर के कंपाउंड नहीं है ये। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, अगर छोटा कंपाउंड है तो कलरलेस होगा, बड़ा होगा तो उसके अंदर कलर होता जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा तो कलर और ज्यादा डार्क होता जाएगा। इतना ध्यान रख लो बस, कैसा कलर होता है, रेड ब्लू पिंक, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आपकी क्या आती है,
और दूसरा देखो, ये जो कलर वाले कंपाउंड होते हैं ना, इनकी थोड़ी स्वीट स्मेल भी होती है। क्या होती है? स्वीट स्मेल भी होती है। स्वीट स्मेल मतलब थोड़े थोड़ी ये मीठी मीठी खुशबू आती है। जितने ज्यादा बड़े हाइलाइट्स होते हैं ना, उनकी थोड़ी मीठी मीठी से खुशबू आने जो, ये छोटे वाले होते हैं, इनके ना ना तो कोई स्मेल होती है और ना इनका कोई कलर होता है। ये छोटी सी चीज याद रखना बस। सेकंड जो आपका आपका आ रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दो टाइप से पढ़ाता हूं मैं। सबसे पहला तो मेल्टिंग पॉइंट आपके ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल में होगा। ब्रांचिंग या आप वैसे मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। जैसे आप बोल दो, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको मैं दो कंपाउंड दूं, अगर मैं आपको दो कंपाउंड दूं, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पे। अगर आपके पास में ये एक कोई कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, और एक आपके पास में CH3, दिख तो रहा है ना, CH2 CH2 Cl, और यहां से एक CH को हटा के यहाँ पे CH3 लगा दूं। ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और Cl। ठीक है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम है। बस मैंने क्या किया, इसका एक कार्बन को उठा के उसकी ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसके अंदर ब्रांचिंग है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जितना वेट ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्या? वो भी बताएंगे आपको। जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल एक प्लेन मतलब एक प्लेट की फॉर्म में जा रहा है, अगर उसके अंदर ब्रांचिंग बहुत कम है या मतलब ब्रांचिंग है ही नहीं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई। और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो। अगर ब्रांचिंग होती है, मैंने यही तो लिखा है, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर ब्रांचिंग जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सेकंड वाले का। अगर आपको कोई दो कंपाउंड दे दिए जाए तो उसमें से कंपेयर करना हो तो इसी तरह से कंपेयर करना। ठीक है। सेकंड, इसी के अंदर एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर दो चीजें देख लेते हैं। डेंसिटी, अगर जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब जो जितना ज्यादा भारी होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? एक दूसरी चीज इसी के अंदर देखते हैं पहले। अगर यहां पे बता दूं, पहले इसको हटा दो। चलो पहले इसको हटा दो, फिर मैं बताता हूँ। ये हटा दूं? एक आपके पास में अगर इस तरह के कोई कंपाउंड आ जाए, इस तरह के कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे एक हेलो एल्केन है, ऑर्थो हेलो एल्केन है। ठीक है, एक आपके पास में मेटा हेलो एल्केन है, अगर ऐसा कोई हेलो एल्केन कहीं से बन जाए मेटा वाला भी, और एक आपके पास में ऐसे हेलो एल्केन है जो पैरा वाले हैं। ठीक है, अब इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बताओ। अगर जितने ज्यादा हेलोजन जितने ज्यादा पास में होंगे, यानी कि अगर ऑर्थो और पैरा की बात करें तो सारा का सारा खेल इसी पे होता है। पैरा का होता है सबसे माइनर इफेक्ट होता है, ध्यान रखना, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा माइनर होता है। अगर जितने ज्यादा क्लोज होंगे, अगर हेलोजन जितने ज्यादा क्लोज होंगे, जितने ज्यादा क्लोज होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा होंगे। और जितने ज्यादा दूर होंगे तो उनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। पैरा मेटा लास्ट, पैरा पैरा ऑर्थो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। देखो ध्यान दो, मैं बता रहा हूं। अगर जितने ज्यादा हेलोजन क्लोज होंगे, अगर इस तरह की साइक्लिक रिंग आ जाए उसके पास में अगर हेलोजन होते हैं, तो इनके जितने ज्यादा क्लोज हेलोजन होंगे तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर जितने ज्यादा हो जाए, मतलब पैरा पोजीशन पे आ जाए, तो वो इंटरमोलिकुलर आपके अट्रैक्शन शो करते हैं।
तो सबसे ज्यादा जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑर्थो का होगा, फिर पैरा का होगा, और सबसे ज्यादा लास्ट में क्या किसका होगा, मेटा का होगा। ये ध्यान रखना, ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, पैरा का, और फिर मेटा का। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ये किसका ऑर्डर है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, बॉइलिंग का मतलब उस कंपाउंड को आपको क्या करना है, बॉइल करना है। बॉइल करोगे तो उसको, बॉइल करना मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो तोड़ना है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब उसकी स्टेट में चेंज करना है। तो यही जो ग्रुप है, यही जो आपका ऑर्डर है, ये थोड़ा सा मतलब ये पैरा और ऑर्थो आगे पीछे हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। ये चीजें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड थोड़ी सी होती हैं, बाकी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं इसके अंदर। इंटर जो वंडरवॉल अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं पैरा के अंदर। आप पैरा को इस तरह से मान सकते हो कि जब अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो अगर यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आपकी ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन है, एक ऐसा कैसे एक क्लोरीन वाला ग्रुप और है जिसके अंदर इस तरह से बेंजीन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन और है जिसके अंदर इस तरह से जुड़ा हुआ है। वो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना ज्यादा स्ट्रेट चैन होगी, यानी कि ब्रांचिंग कम होगी, एक लंबी सीधी स्ट्रेट होगी, तो वहां पे अट्रैक्शन जो होंगे वो ज्यादा होते हैं, और उनका जो आपका क्या होगा, उनका क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है जब वो एक सीधे होते हैं। अगर उनकी ब्रांचिंग होनी स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर उनकी ब्रांचिंग होनी स्टार्ट हो जाए, इस तरह से ब्रांचिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाए, तो वो स्ट्रेट फॉर्म में तो इस तरह से अट्रैक्शन शो करेंगे नहीं। तो इनके जो बॉइलिंग और इनके जो ये मेल्टिंग पॉइंट होंगे ये थोड़े से कम हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, खुद खुद के बीच का जो मॉलिक्यूल है उसके वो क्या होता है, वेपर फेज में आ रहा है, वो बॉइल हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है। मेल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई सॉलिड है अगर कोई कंपाउंड, तो उसको पिघालना है। कोई सॉलिड है तो उसको पिघालना है, मतलब उसके कोई उसके अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं वो और भी ज्यादा हाई होते हैं। क्या होते हैं, इप्सो का ज्यादा नहीं होता। यार इप्सो को कोई पूछता ही नहीं है, इप्सो को मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इप्सो पोजीशन बस ध्यान रखना, इप्सो का इतना ज्यादा कोई ऑर्गेनिक के अंदर आपके रोल आगे आएगा नहीं। बस इन दोनों ऑर्डर को याद रखना कि जब बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर देखो तो इस तरह से होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर मतलब ऑर्थो और पैरा ही आगे पीछे होते हैं, मेटा को तो कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, 15 मिनट और देख लो थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं अपन सॉल्युबिलिटी या डेंसिटी देख लें सबसे ज्यादा। पहला डेंसिटी देख लेते हैं, हटा दो इसको। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना क्या है, डेंसिटी। अब आप ही मेरे को बात बता दो, दो एग्जांपल देता हूं आप मैं आपको। डेंसिटी, एक आपके साथ में एग्जांपल है ये वाला, एक एग्जांपल है ये, एक एग्जांपल है ब्रोमो वाला, मिथाइल ब्रोमाइड, एक है आपका मिथाइल आयोडाइड। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये दिमाग में रखना, फिर आंसर देना। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? रोहित, कोमल वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, राम प्रसाद आज पहली बार आए हो क्या क्लास में? दीक्षित वेरी गुड, रेगुलर आते हो, मैंने तो कभी आपका कमेंट देखा ही नहीं। दीक्षित वेरी गुड, दीक्षित आंसर पे आंसर लगाया जा रहा है। देखो मैं बताता हूं, डेंसिटी का मतलब ही क्या है, जो जितना ज्यादा हैवियर होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। जिसका जितना ज्यादा जो वेट होगा वही तो पर्टिकुलर एक एक एरिया के अंदर उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे बात बोल सकते हैं, मतलब पर वॉल्यूम एरिया के अंदर जिसकी ज्यादा मैक्सिमम मास होता है उसी की तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अगर आप इनके मास की बात करें तो ये वाला ग्रुप तो सबके लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा भारी कौन है,
जिसके न्यूक्लियस के अंदर मैक्सिमम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, वही तो सबसे ज्यादा भारी होगा। तो डाउन द ग्रुप होता है वो अपना मास होता है या डेंसिटी होती है, ये क्या होते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं। ये क्या होता है, इंक्रीज। मतलब अपन कहें तो फ्लोरीन की सबसे कम होगी डेंसिटी और आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, आयोडीन की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। जब आयोडीन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो मिथाइल आयोडाइड की ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर मिथाइल ब्रोमाइड की होगी। आप इनका मास निकाल सकते हो ना, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है आपको। फिर CH3Cl की होगी और CH3F की होगी। ठीक है, ये तो देखो डेंसिटी है। आप देख रहे होगे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, मैंने ब्रेक होने की बात नहीं की है। आप ये आप जो अधिकतर लोग इसका आंसर दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अरे मैंने ब्रेक होने की बात नहीं की, मैंने तो देखा है, मैंने तो कहा है कि कौन किसकी डेंसिटी ज्यादा है, बस वेट से रिलेटेड इसका आंसर था। ओके, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, आयोडाइड वाले टाइप के कंपाउंड होते हैं उनकी ज्यादा होती है। या आप बोल सकते हो कि जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसको डेंसिटी से अपन प्रोपोर्शनलिटी का फैक्टर शो करेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है आपका सॉल्युबिलिटी। क्या है, सॉल्युबिलिटी। हटा दूं इसको या यहीं लिखा दूं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना फोर्थ पॉइंट है वो आपका क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब जितने भी आपके हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स होते हैं ये किस में सॉल्युबल होते हैं, ये आपके पोलर, या ऐसा बोल सकते हो कि पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। कौन होते हैं, जो भी आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स होते हैं। और जो वाटर जैसे कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन आ गया, हाइड्रोकार्बन का हैलाइड अगर आप लेके आते हो तो उसको अगर आप एसीटोन वगैरह में या क्लोरोफॉर्म में अगर उसको अगर आप डालते हो तो आप देखोगे पोलर एप्रोटिक ले लो या आप पोलर एप्रोटिक रहना दो, आप पोलर एप्रोटिक की जगह आप है ना इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल दो आप। नॉन पोलर, नॉन पोलर सारे आ जाएंगे, पोलर एप्रोटिक में फिर मेरे को और डिवीजन करना पड़ेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो ये क्या होते हैं आपके सॉल्युबल। नॉन पोलर में पोलर एप्रोटिक भी मान सकते हो क्योंकि उसके अंदर पोलरिटी का जो डिवीजन होता है बहुत कम होता है। ठीक है, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, इतना याद रखना बस। मेन चीज यही है कि वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं और आपके जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, आज इतना ही हो पाएगा। बस एक क्वेश्चन करते हैं, रिएक्शन जो आपके SN1 SN2 रिएक्शन है वो बाद में करेंगे। आपको एक जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसको भी हटा दो, ये लिख लिया होगा तो हटा लो। एक क्वेश्चन है आपके पास में, जैसा बुक में लिखा हो वैसे लिखूंगा मैं। ब्रोमो इथेन, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोमिथेन, ब्रोमो, ब्रोमोफॉर्म और एक है क्लोरोमिथेन। और एक है डाई ब्रोमोमिथेन। ये आपके लिए होमवर्क है, डाई ब्रोमोमिथेन। आप चाहो तो मैं इनका फॉर्मूला बताता हूँ। ब्रोमोमिथेन को अपन लिखते हैं CH3Br। मैं बस आपको आंसर आज ही बताऊंगा, आप घर से देख के आ जाना। ब्रोमोफॉर्म को हम लिखते हैं CBr4, जैसे क्लोरोफॉर्म लिखते हैं CCl4 वैसे CBr4। क्लोरोमिथेन CH3Cl, डाई ब्रोमो मिथेन। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ये CH2 इधर की लिख दो ब्रोमीन, इधर भी लिख दो ब्रोमीन। ठीक है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए मैंने ब्रोमीन से। इनका आप मेरे को क्या दोगे, ऑर्डर दोगे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। किसका, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओगे आप मेरे को। क्या बताओगे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, जो भी है अपन कल देखेंगे, मेरा थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, चलें। दूसरा, आप अपने रेगुलर रहो क्लास में, आपका सिलेबस मैं कराऊंगा, मेरी गारंटी, लेकिन रेगुलर रहो। किसकी प्रॉपर्टी करवा रहे हो? अरे हेलो एल्केन वाला चैप्टर चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी हो रही है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। अरे ये क्या क्वेश्चन पूछते हो तुम, किसकी प्रॉपर्टी करवा रहे हो? जो चैप्टर है उसकी प्रॉपर्टी करवाऊंगा, मेरी थोड़ी ना कराऊंगा। हाँ हाँ, बीपी चेक करनी है। बीपी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है ये। इतना भी डपोड़ हो आज तो, क्या बीपी चेक करनी? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, बताओ। अब तो सही है, अब तो हार्ट बीट सही है। सही से बताओ, पढ़ाई करते हो? गोवर्धन ने बिल्कुल सही बोला। अरे झूठ बोला चाहे सच बोला, मेरा क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। बहुत कम बच्चे हैं जो सही तरह पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ज्यादा टेबल पे बैठ रहने से, पेन चलाने से, कुछ ज्यादा वीडियो देखने से या बुक देखने से ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे मत पढ़ो। जो चीजें थोड़ी बहुत लर्न करने वाली होगी वो मैं आपको उसी टाइम बता दिया करूंगा कि इसमें ज्यादा टाइम खराब मत करो। ठीक है। अरे अब क्या स्टार्ट करेंगे, कर दो स्टार्ट, अब 2-3 महीने रहे हैं। थोड़े दिन में धीमे धीमे सिलेबस चल रहा है, थोड़े दिन में कोई फिजिक्स वाले अभी आ जाएंगे सर, फिर सिलेबस इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर हड़बड़ाओगे तुम कि ये पढ़ना है वो भी पढ़ना है। कम से कम केमिस्ट्री तो कर लो, उसका तो कम से कम आपके ऊपर से वेट हट जाएगा। है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, घंटे 1.5 घंटे पढ़ लोगे, आपका काम चल जाएगा। आप क्या वीडियो सब ये चैट सब एक दूसरे के देख पाते हो क्या? चैट बंद करनी पड़ेगी मुझे। ओहो, विद्या भी आंसर देती है क्या? हम्म। चलो, ओके, चलते हैं।